हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बेसिक नॉलेज कवर करी थी, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन देखा था और ये देखा था कि हम किन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटेगराइज करेंगे। जिसमें हमने ये स्टडी करा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट होने चाहिए और उसके बाद आप किसी और एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हो। और आपने ये भी देखा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, यानी उनके अंदर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स की प्रेजेंस होती है। तो आज हम यही जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करे थे लास्ट लेक्चर में, उनकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस करेंगे। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर हम उसको ल्यूइस स्ट्रक्चर्स की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंप्लीट डैश स्ट्रक्चर्स की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप ये जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस देख रहे हो, इनमें से आपने सिर्फ एट प्रेजेंट ल्यूइस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करा हुआ है। ल्यूइस स्ट्रक्चर्स हम केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी को दोबारा देखना है तो आपके पास वहाँ आई बटन पर लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ल्यूइस स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। अब ये जो हमारे पास ल्यूइस स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते थे, हम डॉट रिप्रेजेंटेशन करते थे, जहां पर हम किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल को उसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते थे और उसके बाद उसमें शेयरिंग शो करते थे, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी। जैसे अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ करेंगे, अगर मैं HF मॉलिक्यूल ड्रॉ करती हूँ तो HF मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, जहां पर फ्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें हमने यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट करा है और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करा है और दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, जिस वजह से बीच में एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। यहाँ फ्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा था और यहाँ हाइड्रोजन ने भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा था, जिससे इसका ऑक्टेट और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया था। इसी तरीके से हमने कार्बन के स्ट्रक्चर्स भी देखे थे ल्यूइस स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मीथेन ड्रॉ करूँ तो मीथेन होता है CH4 और CH4 हमने कैसे ड्रॉ करा था, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 हाइड्रोजन्स के साथ वो अटैचमेंट शो कर रहा था। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। अब कार्बन को तो रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स की ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की ताकि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, जिससे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा सारे हाइड्रोजन से, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से मिथाइल का भी स्ट्रक्चर देखा था हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स के अंदर। हमने O2 का भी स्ट्रक्चर देखा था, जहां पर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे थे। मल्टीपल बॉन्ड्स हमने किस तरीके से ड्रॉ करे थे कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स है, एक ऑक्सीजन एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर ड्रॉ करे। अब दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, यानी यहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा और ये ऑक्सीजन एटम भी दूसरे ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से हमने ल्यूइस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करा था। तो ल्यूइस स्ट्रक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन तो हमें समझ आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट डैश स्ट्रक्चर्स। अभी कंप्लीट डैश स्ट्रक्चर्स क्या है? कंप्लीट डैश स्ट्रक्चर समझने के लिए हम यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर्स कंसिडर कर रहे हैं, इथेन, इथीन, इथाइन और मिथेनॉल के। अभी यहाँ पर आप नेम्स को लेकर कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि इथेन का स्ट्रक्चर कौन सा है, इथीन का स्ट्रक्चर कौन सा है। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे, आपको ये सारे नेमिंग करनी भी आसान आ जाएगी, आसान तरीके से आ जाएगी। तो अभी बस यहाँ स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दो, इसके नेम्स पर ध्यान मत दो। जब आप इन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हो तो इन स्ट्रक्चर्स को देख के आपको एक चीज तो ऑब्जर्व हो रही होगी कि यहाँ पर हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करा है, चाहे वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड हो या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो। यहाँ पर हमने हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करा है। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तब भी हमने रिप्रेजेंटेशन करी है, डबल बॉन्ड है तब भी रिप्रेजेंटेशन करी है, ट्रिपल बॉन्ड है तब भी रिप्रेजेंटेशन करी है। और कोई भी हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जहां पर हमने बिना बॉन्ड के कोई एटम दूसरे एटम के साथ अटैचमेंट शो करी है। तो जब हम इस तरीके से किसी कंपाउंड को शो करते हैं जहां पर हमें कोई भी एटम
दूसरे एटम के साथ बिना बॉन्ड के शो नहीं होता, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट डैश स्ट्रक्चर्स। और अगर जैसे ये तो हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, अगर हम किसी बड़े मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं, जैसे हमने ये कंसिडर करा CH C डबल बॉन्ड H। अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर भी मैंने जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म करे हैं वो हर एक बॉन्ड विजिबल है। हर एक कार्बन की आप देखोगे तो सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स है। अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है या नहीं है, तब बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर कुछ गड़बड़, अगर उससे कम ज्यादा हुए तो मॉलिक्यूल में कुछ गड़बड़ है। तो इस तरीके से जब आपके पास कोई रिप्रेजेंटेशन हो स्ट्रक्चर की जिसमें आपने कंप्लीट सारे के सारे बॉन्ड्स को शो करा हुआ स्ट्रक्चर के अंदर, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट डैश रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट हम वर्ड इसलिए यूज करें क्योंकि यहाँ पर हर एक बॉन्ड दिखाया गया है और डैश हम यहाँ पर बॉन्ड्स के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर हम किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां हम सिंगल बॉन्ड्स को यूज ही नहीं करते, हम सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को ही, या कोई मल्टीपल बॉन्ड है उसे ही शो करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड्स की रिप्रेजेंटेशन के साथ। बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट्स उसके अंदर अटैच्ड होते हैं उनको बिना बॉन्ड्स के शो करते हैं, अनलेस जब तक वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैचमेंट शो करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट ही स्ट्रक्चर को कंसिडर करें जो है इथेन का स्ट्रक्चर। अब इथेन में यहाँ पर सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो यहाँ मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, CH3, फिर दोबारा CH3। तो जब मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखूं या फिर इस तरीके से लिखूं CH3, तो इसका मतलब है कि मैंने एक इथेन का मॉलिक्यूल लिखा है और इस मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे एटम्स के बीच में एक दूसरे के सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने इथेन में बिना किसी बॉन्ड को यूज करे उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करा है, उसे हम बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे अब नेक्स्ट है आपके पास इथीन। अब इथीन के अंदर आपको यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड शो करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमें उसका बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। अगर कोई बॉन्ड नहीं तब तो समझ जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो वो तो शो करने पड़ेंगे। तो इथीन आप कैसे शो करोगे, C डबल बॉन्ड C तो आपके पास है, लेकिन दोनों के पास सिंगल बॉन्ड से अटैच 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ इथीन। इसी तरीके से आप इथाइन का भी कंडेंस्ड फॉर्मूला बना सकते हो। इथाइन का किस तरीके से बनाओगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपके पास इथाइन का कंडेंस्ड फॉर्मूला। और मिथेनॉल का कंडेंस्ड फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, CH3OH, ये है आपके पास मिथेनॉल का कंडेंस्ड फॉर्मूला। चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो CH3OH, चाहे H आप राइट हैंड साइड लगाओ या लेफ्ट हैंड साइड लगाओ, उससे डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ सिंगल बॉन्ड्स की रिप्रेजेंटेशन शो नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब जैसे ये इतना बड़ा हमने स्ट्रक्चर देखा था, इसकी भी देख लेते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। सबसे पहले क्या है, CH3। तो अगर मैं इसे कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी तो पहले है मेरे पास CH3, फिर सिंगल बॉन्ड से CH2 अटैच्ड है, फिर CH2 है, उसके बाद दोबारा CH2 है, फिर से CH2, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड से हमारे पास CH अटैच्ड है, जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन CH2 से अटैच्ड है। तो ये हो जाएगी इसकी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। सो आपको कंप्लीट डैश स्ट्रक्चर्स और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन दोनों के अंदर डिफरेंस ध्यान रखना है कि कंप्लीट डैश स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको हर एक बॉन्ड को शो करना है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो। लेकिन अगर आप कंडेंस्ड फॉर्मूला की बात कर रहे हो, वहां पर आपको सिंगल बॉन्ड शो नहीं करने, आपको सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स की ही रिप्रेजेंटेशन करनी है बॉन्ड्स के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड जो हमारा डबल बॉन्ड है उसे यूज करा है, और यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स को ही शो कर रहा है। जहां जहां आपके पास सिंगल बॉन्ड आ रहा है वहां आपने कोई भी बॉन्ड की यूज नहीं करा है जब आप कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप यहाँ पर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको सिर्फ लाइन्स की हेल्प से, जैसे जैसे आप लाइन्स ड्रॉ करते जाओगे उन लाइन्स की हेल्प से ही बॉन्ड्स की रिप्रेजेंटेशन शो करनी है, मॉलिक्यूल को शो करना है। अब जब आप ये लाइन्स ड्रॉ करोगे, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन यूज करोगे किसी भी मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के लिए, उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 एटम आप यूज नहीं करोगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हुए। मतलब जब आप बॉन्ड लाइन बनाओगे ना, उस टाइम पर जहां जहां कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी वहां उन एलिमेंट्स को मेंशन नहीं करोगे। अगर इनके अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है
जैसे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है या कोई और एटम प्रेजेंट है आपके पास, तो उस टाइम पर आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करके दिखाओगे। कार्बन और हाइड्रोजन की पोजीशंस नहीं दिखाओगे। अगर आपको कहीं पर किसी पॉइंट पर कोई पोजीशन, किसी और एटम की पोजीशन गिवन नहीं है, तो उसका मतलब है वहां कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक कार्बन प्रेजेंट होगा और उसके पास जितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन होने चाहिए वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब ये हम किस तरीके से शो करेंगे, देखो जैसे हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है, इसको आप और कंडेंस भी करके लिख सकते हो। देखो किस तरीके से कंडेंस करोगे इसको, और सबसे पहले तो हमारे पास CH3 है, फिर CH2 है, फिर आपके पास CH है और यहाँ नीचे CH3 है। ये तो हमारे पास इतना ही कंडेंस्ड एक्चुअल ऐसे ही रहेगा। बाद में देखो आपके पास 3 CH2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर CH2 को 3 टाइम्स कर दोगे और फिर लिख दोगे CH3। तो इसका क्या मतलब है कि आपके यहाँ पर CH और CH3 के बीच में 3 CH2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, यानी ये और भी ज़्यादा, इसका भी कंडेंस्ड फॉर्म हमने रिप्रेजेंट करा है। अब यहाँ से हमें बनाना क्या है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। और ध्यान रखना है, जब भी आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को शो करोगे वो हमेशा जिगजैग मैनर में ही होगी। अब जिगजैग मैनर में क्यों, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन ऐसे करके बनाते रहोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर कार्बन है, कहाँ हाइड्रोजन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपको पता लग रहा है कि कहाँ से हमारे पास बॉन्ड शुरू होता, कहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास हर एक एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर आप जिगजैग रिप्रेजेंटेशन लोगे तो जिगजैग रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस तरीके से आपको पता है कि एक बॉन्ड हमारा इन 2 पॉइंट्स के बीच में है, दूसरा बॉन्ड हमारा इन 2 पॉइंट्स के बीच में है, फिर नेक्स्ट हमारा इन 2 पॉइंट्स के बीच में बॉन्ड है। तो आपको पता लग रहा है कि कहाँ पर हमारे पास एक एटम दूसरा एटम लाई कर रहा है। जहां जहां आपको ये पॉइंट्स ऑब्जर्व होंगे उसका मतलब है कि वहां वहां कोई ना कोई एटम लाई कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ फिलहाल सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन को हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में मेंशन नहीं करते। अब किस तरीके से हम यहाँ शो करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जनरल अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे जहां पर हम कार्बन और हाइड्रोजन को यूज करेंगे, ताकि उससे हमें प्रॉपर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास CH3 है, मैंने CH3 को नीचे से लिखना शुरू करा। आप चाहो तो इसको ऊपर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नीचे से जिगजैग लाइन शुरू करी है। CH3 से एक बॉन्ड बन रहा है CH2 के साथ, फिर CH2 नेक्स्ट बॉन्ड बना रहा है CH के साथ। मैं जिगजैग मैनर में बना रही हूँ बॉन्ड, ये ध्यान रखना है। अब ये जो CH है इसके पास एक तो CH3 का बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, और नेक्स्ट आपके पास एक CH2 का बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर भी जिगजैग हो गया। फिर ये CH2 नेक्स्ट CH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला CH2 नेक्स्ट CH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये CH2 यहाँ पर CH3 के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये मैंने एक जिगजैग मैनर शो करा, लेकिन ये प्रॉपर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं कार्बन और हाइड्रोजन को यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, जितनी जिगजैग लाइंस मेरी बनी है ना वो बनानी है मैंने। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर्स आए, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 थर्ड पे मेरे पास मिथाइल है, तो 1 2 3 थर्ड पे मैंने ये बॉन्ड लगा दिया। अब ये है मेरे पास इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इस रिप्रेजेंटेशन को देख के आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर कार्बन है, कहाँ हाइड्रोजन है, कहाँ मिथाइल है, कहाँ CH2 ग्रुप है, वो देखो आप। जब भी आपके पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये जो टर्मिनल पार्ट होंगे ना, इस तरीके से एंड होने वाले पार्ट, वो तो रिप्रेजेंट करेंगे CH3 को, यानी जहां जहां पर आपका ये बॉन्ड एंड हो रहा होगा वो हर एक पॉइंट आपका CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर भी आपके पास CH3 है और यहाँ भी आपके पास CH3 है। अब जो आपके पास ये बीच में पॉइंट्स बच गए, इन पॉइंट्स पर क्या होगा, इन पॉइंट्स के ऊपर एक एक कार्बन है। अब उस कार्बन की वैलेंसी आप कैसे बताओगे, जैसे अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो इस पॉइंट पर हमारे पास एक कार्बन है जो इस तरफ और इस तरफ दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। 2 बॉन्ड्स इसने ऑलरेडी बना लिए। कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होंगे, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के 4 बॉन्ड्स मस्ट है। 4 बॉन्ड्स होने के लिए 2 इसने बना रखे हैं, 2 और स्पेस है। जितनी स्पेस है उतने इसके पास हाइड्रोजन है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, CH2 मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से ये मैंने 2 लाइन्स इसलिए लगाई क्योंकि इसके पास 2 और बॉन्ड्स बनाने की स्पेस है। अब जैसे ऐसे ही नेक्स्ट को हम देखेंगे, यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, CH2 मॉलिक्यूल है, इधर भी मेरे पास क्या है, CH2 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर भी CH2 मॉलिक्यूल है। अब अगर हम इस एटम को देखेंगे तो ये एटम है तो कार्बन, लेकिन इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं।
3 बॉन्ड्स बना रखे तो इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की स्पेस कितनी है, सिर्फ एक, तो यहाँ पर एक CH मॉलिक्यूल आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास एक सिंपल मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ गया तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे अगर मेरे पास कोई नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CH3, CH, Br, CH2, CH3। अब इस मॉलिक्यूल को सबसे पहले आप बनाकर देखो कैसे बनेगा। मैंने नीचे से स्टार्ट करा CH3 अटैच्ड है CH के साथ। अब CH अटैच्ड है CH2 और Br। अब आप ये सोच रहे हो कि बीच में Br है तो ऐसे होगा, CH अटैच्ड है Br के साथ, फिर Br अटैच्ड है CH2 के साथ, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इसके साथ ब्रोमीन अटैच्ड कर दिया, Br अटैच्ड कर दिया, तो यहाँ तो और कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ तो सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाए कार्बन ने, और वो तो गलत हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो Br है ये यहाँ पर अटैचमेंट है। अब नेक्स्ट वाले पे हमने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नेक्स्ट वाला ऑलरेडी एक CH2 है जो CH3 के साथ अटैचमेंट शो कर रहा है, ये तो हमें पता लग गया। अगर मैं इसके ऊपर Br बनाऊंगी तो उसके पास तो 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन यही आएगी। अगर मुझे अब इसे बॉन्ड की फॉर्म, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में बनाने, तो कैसे बनाएंगे हम? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। मेरे पास 4 एटम्स आ गए। सेकेंड एटम पे मेरे पास ब्रोमीन अटैच्ड है। यहाँ पर मेरे पास ब्रोमीन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बॉन्ड से रिप्रेजेंटेशन उसकी करी है, उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करके बताया है। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कोई चेन वाला। जब हमारे पास ऐसे सिंगल स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल होता है ना, उसे हम बोलते हैं चेन रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर कोई साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन आ गई तो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन, साइक्लिक कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है? साइक्लिक कंपाउंड्स में साइक्लिक वर्ड देखो, साइक्लिक वर्ड से क्या मतलब पता लग रहा है कि पूरा का पूरा सर्कल, कंप्लीट क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म में आप किसी कंपाउंड को ऐसे सर्कल में तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो हमें नहीं पता लगेगा कितने एटम्स बीच में है, कितने नहीं है। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है, एक CH2 ग्रुप दूसरे CH2 ग्रुप से अटैच्ड है, इधर से दूसरे CH2 ग्रुप से अटैच्ड है, और अगर ये आपस में अटैच्ड हो जाएंगे तो ये एक साइकिल बन गई ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस, तो एक साइकिल बन गई। तो यहाँ पर मेरे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है। क्या बन रहा है यहाँ पर? ये 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो आप साइक्लिक कंपाउंड्स को अगर दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या बोले जाएंगे? रिंग कंपाउंड्स। अब किसी भी रिंग को फॉर्म करने के लिए मेरे पास एटलीस्ट 3 तो एटम होने जरूरी है। अगर 3 से कम होंगे, 2 में आप कैसे रिंग फॉर्म करोगे? जैसे अगर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो यहाँ रिंग कैसे फॉर्म करोगे? अगर इसमें और बॉन्ड बनाओगे भी तो वो ये इस तरीके से बनेगा। ये तो अभी भी ओपन है, क्लोज तो हुआ नहीं है। अगर आप एक और बॉन्ड लगाओगे तो वो भी इस तरीके से बनेगा, ये तो अभी भी ओपन है। यानी अगर आपको किसी भी कंपाउंड को रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसे क्लोज करना पड़ेगा। तो आप साइक्लिक कंपाउंड्स को और क्या बोल सकते हो? क्लोज्ड कंपाउंड्स, जिसमें हमें मिनिमम 3 एटम्स की तो रिक्वायरमेंट है ही है। अगर आपके पास 4 हो जाएंगे तो वो भी क्लोज हो जाएंगे। अब यहां ध्यान रखो आप, यहां मैं हर एक एटम में CH2 कंसिडर कर रही हूँ। CH2 क्यों कंसिडर कर रही हूँ? क्योंकि अगर मैंने CH3 बोल दिया, जैसे अगर मैं यहाँ मैंने सारे एटम CH2 कंसिडर करे, लेकिन अगर इसको CH3 कंसिडर कर लिया तो CH3 में कार्बन के 4 बॉन्ड्स हो गए, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये वाला बॉन्ड। 4th बॉन्ड बनाने की स्पेस ही नहीं है उसके पास, ये इधर बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से रिंग क्लोज ही नहीं होगी। और अगर क्लोज नहीं हुई तो यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो साइक्लिक कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है, एक तो 3 तो कम से कम होने चाहिए, और साइकिल बनाने के लिए CH2 यूनिट से स्टार्ट होना चाहिए, CH3 यूनिट नहीं होना चाहिए। CH2 यूनिट से तो एटलीस्ट स्टार्ट होना चाहिए। तो आप इनको भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में शो कर सकते हो। कैसे शो करोगे? जैसे ये 3 मेंबर्ड रिंग है, जैसे ये बनी हुई है ऐसी कैसे बना दो, बस इसको ऐसे ही बना दो, ये बन गई मेरी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जहां पर हर एक कॉर्नर जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो 2 ही बॉन्ड्स की स्पेस उसके पास और है, तो यहाँ पर मेरे पास CH2 ग्रुप होगा। सिमिलरली यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2, और रिंग में भी मेरे पास CH2 ही है। इसी तरीके से 4 मेंबर्ड को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बॉन्ड लाइन में। ये हो गई आपकी 4 मेंबर्ड रिप्रेजेंटेशन।
यहाँ पर आपके पास CH2 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 आ जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी रिंग है जहाँ पर देखो ये CH2 है, ये CH2 है, फिर CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH और Br है और ये इस तरीके से अटैचमेंट है, तो यहाँ मेरे पास एक कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट आ गया, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? देखो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने एटम है? 5 एटम है। 5 एटम्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और एक ब्रोमीन मैंने इस एटम के साथ इस तरीके से लगा दिया, तो यहाँ पर मेरे पास इसकी ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब आप सब देख रहे होगे कि सिंगल बॉन्ड्स तो हम आराम से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा तब हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे? जैसे मान लो आपके पास कंपाउंड आ जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इस कंपाउंड को जब आप जिगजैग फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले CH3 से अटैच्ड है एक CH2 जो फर्दर अटैच्ड है CH के साथ, जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है CH के साथ, और फिर वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है CH3 के साथ। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक सिंगल बॉन्ड, फिर ये दूसरा सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड और फिर ये है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, जहाँ पर अगर हम इस कार्बन को कंसिडर करते हैं तो ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना चुका है, सिर्फ एक बॉन्ड की और स्पेस बची है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? CH और यहाँ CH ही है। तो इस तरीके से आप डबल बॉन्ड्स को या ट्रिपल बॉन्ड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है। अब एक और कौन सी बात रह गई? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का एटम आ जाए, अब यहाँ पर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है लीनियर मॉलिक्यूल। जहाँ पर भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जैसे अगर हम इथाइलिन बनाते हैं तो वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, हाइड्रोजन नीचे तो बनाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड, जिसका बॉन्ड एंगल हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करा था, क्या होता है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब है प्रॉपर लीनियर मॉलिक्यूल, और लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहाँ पर आप बेंडिंग शो नहीं कर सकते, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप जिगजैग मैनर शो नहीं कर सकते। तो यहाँ आप इसको बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब हर बार आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। जैसे पहले 2 बॉन्ड्स तो जिगजैग में बनाओ, फर्स्ट और सेकेंड, ये जिगजैग हो गए। थर्ड बॉन्ड बनाओ आप लीनियर सीधा, जो कि है ट्रिपल बॉन्ड, और इसके बाद यहाँ पर आप इसका जो बॉन्ड है ये स्ट्रेट बना सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ पर इनके बीच में। अब यहाँ पर भी आप इस तरीके से इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नहीं, इसको ऐसे ही करोगे। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, जिससे हमारे पास ये क्या आ रहा है? एक स्ट्रेट बॉन्ड आ रहा है इसके पास। तो यहाँ हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे जब भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड के टाइम पर आपको स्ट्रेट लाइन शो करनी है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आपका लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्बन यहाँ होगा, कैसे पता लगा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो हमारे इसी पोजीशन पर रह गया, तो जहाँ पर मुझे ट्रिपल बॉन्ड खत्म होता दिखेगा वहां मेरे पास नेक्स्ट कार्बन आएगा। पर अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रखा हो और ये वाला ऑप्शन ही ना हो, तो ये मत समझना कि कोई आंसर ही नहीं है। कई बार इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उनको आप आंसर मार्क कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर आप इसको और किस वर्ड से यूज करते हो, किस तरीके से बुलाते हो? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर आपने इसे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्यों बोला, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? 3 डायमेंशनल का मतलब देखते, 3 डायमेंशनल वर्ड देखते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि कोई 3D फिगर होगी, जहां पर हमें कुछ ऊपर नीचे बाहर इधर उधर निकला हुआ कुछ दिखेगा। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर हम बॉन्ड्स को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे। और 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आप किस बॉन्ड की हेल्प से करोगे? आपके पास यहाँ 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है ये वाला बॉन्ड और एक होता है ये वाला बॉन्ड। इसे आप बोलते हो सॉलिड वेज या फिर सिंपल वेज बोल देते हो, और इसे बोलते हो आप डैश। तभी इसका नाम पड़ा है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड होता है वेज और दूसरा बॉन्ड होता है डैश। अब ये वेज और डैश कौन से बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर जो वेज और डैश है ना, ये बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो हमें प्लेन ऑफ द पेपर से डिफरेंट मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल को देखेंगे, जैसे अगर हम एक लीनियर मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल होता है कि मेरे पास ये
लीनियर है, ये मेरे पास है प्लेन ऑफ द पेपर। अब इसमें क्या है मेरे पास, प्लेन ऑफ पेपर और आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन आउट ऑफ प्लेन का डिफरेंस समझा रही हूँ मैं। कैसे होता है, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी अभी हम किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास ये आप दो कार्बन एटम कंसिडर करो, एक इधर और एक इधर। ये आपके पास एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो ये जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल में, तो वो कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रेट बॉन्ड होता है, लीनियर बॉन्ड होता है, वो लीनियर उसकी शेप आती है। और यहाँ से आपके पास एक नेक्स्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहाँ से नेक्स्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो आपके पास जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसके अंदर, जो मॉलिक्यूल बन रहा है, वो पूरे के पूरे पेपर के प्लेन में ही बन रहा है। मतलब जो ये बॉन्ड है ये भी पेपर के ऊपर है, यहाँ पर नेक्स्ट बॉन्ड भी पेपर के ऊपर ही फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इसके पास दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन्स। अब ये भी हमारे प्लेन ऑफ द पेपर में ही होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक बॉन्ड है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एक कार्बन ये एक कार्बन, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इसके साथ मैंने ये एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये क्या है, प्लेन के अंदर है। पहले वाला कैसे था मेरा, जब मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात कर रही थी, इस तरीके से, ये भी प्लेन के अंदर था। तो इस तरीके की मॉलिक्यूल्स को जो प्लेन के अंदर ही फॉर्म हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इन प्लेन मॉलिक्यूल्स। अगर लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ जाए CH3। अब CH3 कैसे होता है, टेट्राहेड्रल होता है, इस तरीके से बनता है वो। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक बॉन्ड तो आपका इस तरीके से होगा, दूसरा बॉन्ड इस तरीके से होगा, यानी दो बॉन्ड्स तो आपके पास आपको प्लेन में ऑब्जर्व होंगे। तीसरा बॉन्ड आपको यहाँ पर ऐसे बाहर आता मिलेगा और जो फोर्थ बॉन्ड है वो यहाँ से पीछे जाता हुआ मिलेगा। जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी ना मॉलिक्यूल की, जैसे ये आपके पास एक CH3 मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास ये है एक प्लेन ऑफ पेपर, यानी आपने जो आपका जो प्लेन है वो किस तरीके से कंसिडर करा हुआ है, आपने अपना प्लेन इस तरीके से कंसिडर करा हुआ है कि ये वाली जो आपकी शेप है, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये दोनों बॉन्ड्स ये प्लेन में आ रहे हैं। कैसे प्लेन में आ रहे हैं, जैसे अगर मैं ये पेपर यहाँ इंसर्ट करूंगी तो जो ये दोनों बॉन्ड्स हैं ना, ये इस तरीके से पेपर के ऊपर लाई कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों बॉन्ड्स पेपर के ऊपर लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बॉन्ड को देखूंगी, जो यहाँ पर मेरे पास ऊपर की तरफ है, ये बॉन्ड पेपर से ऊपर आ रहा है और ये बॉन्ड पेपर से नीचे जा रहा है, यानी एक आपको अबव द प्लेन ऑब्जर्वर और एक बिलो द प्लेन ऑब्जर्वर है। तो जो बॉन्ड्स आपको पेपर के ऊपर ऑब्जर्व होते हैं, पेपर के प्लेन में ऑब्जर्व होते हैं, उन बॉन्ड्स को तो आप बोलते हो इन प्लेन बॉन्ड्स। और जो बॉन्ड्स आपको ऊपर और नीचे यानी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ऑब्जर्व होते हैं, उन बॉन्ड्स को आप बोलते हो आउट ऑफ द प्लेन। यानी ये दो बॉन्ड्स यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन बॉन्ड्स हैं और ये दो बॉन्ड्स यहाँ पर इन प्लेन बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर मैं CH3 मॉलिक्यूल को किस तरीके से शो कर रही हूँ, दो तो इन प्लेन, जो इन प्लेन है उनको मैं सिंपल डैश लाइन से बना रही हूँ। ये दोनों बॉन्ड्स कैसे हैं, इन प्लेन बॉन्ड्स हैं, कि प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर ही ये बॉन्ड्स आ रहे हैं। जब भी हमारे पास प्लेन ऑफ द पेपर में बॉन्ड्स होंगे उन्हें हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दोनों बॉन्ड्स हैं आपके पास आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन वाले बॉन्ड्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड होगा और ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा, क्योंकि हमने तो दो तरीके के देखे थे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो ये वाला होगा हमारे पास अबव द प्लेन। अबव द प्लेन का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये प्लेन ऑफ द पेपर है तो अबव द प्लेन मेरी तरफ आ रहा है, तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो ये डैश वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है, बिलो द प्लेन। अब ये जो बॉन्ड है हमारा पेपर के प्लेन से नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो ये मुझसे दूर जा रहा है, तो मीन्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से आप इन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करोगे। अब ये तो हो गया हमारे पास सिंगल एक मॉलिक्यूल के अंदर मैंने CH4 को रिप्रेजेंट करा है। अगर मेरे पास इस तरीके से हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहाँ पर क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तो प्लेन में है, इसके साथ एक बॉन्ड तो इसका प्लेन में होगा, यानी एक बॉन्ड तो मैंने प्लेन में बना दिया दोनों का। लेकिन जो बाकी दो बॉन्ड्स हैं वो तो मेरे पास एक अबव होगा दूसरा बिलो होगा, क्योंकि जैसे CH4 में एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स थे जिसमें से दो तो अबव और बिलो है और दो सेम प्लेन में। तो यहाँ पर भी एक मैं रिप्रेजेंट करूंगी अबव और एक रिप्रेजेंट करूंगी मैं बिलो।
सिमिलरली यहाँ पर भी एक बॉन्ड होगा अबव और एक बॉन्ड होगा बिलो। इस तरीके से आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को रिप्रेजेंट करोगे और यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है CH4 की। अब ये जो आपने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, इन मॉलिक्यूल्स को देखने से आपको एक चीज़ और ऑब्जर्व हुई होगी कि ये वाले मॉलिक्यूल में तो हमारे पास कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों ही कार्बन के अंदर, दोनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इन ऑब्जर्वेशन से, इन हाइब्रिडाइजेशन को देख के आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि हमारे पास जब भी कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा वही वेज और डैश की रिप्रेजेंटेशन में शो किया जा सकता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स हमारे प्लेन में ही एग्जिस्ट करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स ही हमारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करते, वहां पर एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन हमारे पास एटम होता है जिसको हमें वेज डैश पोजीशन से रिप्रेजेंट, वेज डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल को वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में शो कर सकते हो। अब आज के लेक्चर के बेसिस पर एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, तो चलो देखते हैं उन प्रॉब्लम्स में क्या पूछा हुआ है एनसीईआरटी ने। प्रॉब्लम नंबर 8.4 में क्या पूछा है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूलाज इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। आपके पास यहाँ पर दो कंडेंस्ड फॉर्मूलाज है और इन्हें आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूलाज के अंदर हमें पता है सिंगल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तो बस इन एटम्स के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करते जाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, CH3। CH3 में एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करने हैं आपको सिंगल बॉन्ड से, कर दिया अटैच्ड। फिर नेक्स्ट वो अटैच्ड है CH2 के साथ, वहां पर फिर से इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। फिर नेक्स्ट अटैच्ड है वो CO के साथ, पहले तो C के साथ है और वो नेक्स्ट फिर CH2 के साथ है, ये वाला C, यानी यहाँ पर तो हमारे पास इस तरीके से अटैचमेंट है। अब यहाँ पर एक बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा यूजुअली डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा अनलेस एंड अनटिल उसके साथ कोई और एटम अटैच ना हो। यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप बोल सकते हो कि मैम इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ C जो मेरे पास था ये वाला O और फिर C, बिल्कुल लिख सकते हो। पर आप यहाँ पर इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ O लगा दिया तो इसके पास तो कोई और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं इसकी वैलेंसी कैसे फुलफिल करूँगी। इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए मुझे इसी का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर इसका ऑक्सीजन के साथ अकेले बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जब तक उसके पास कोई और एटम नहीं होगा तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तभी बना सकता है ना जब ऑक्सीजन को दोनों डायरेक्शंस में से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हो। अगर उसे सिंगल डायरेक्शन में से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो तो सिर्फ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर CO लिखा। अगर यहाँ CH2 होता और फिर हमारे पास O होता तो मैं उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करती, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ मैं CO रिप्रेजेंट करूँगी। फिर ये CH2 नेक्स्ट अटैच्ड है CH3 के साथ, यानी इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आएगा। अब ऐसे ही आप सेकेंड मॉलिक्यूल ड्रॉ करोगे। सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, पहले है आपके पास CH3, C के साथ 3 तरफ H, फिर है आपके पास CH, C और H, फिर डबल बॉन्ड और फिर CH। अब यहाँ से आपके पास CH2 कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 बार CH2 को अटैच करोगे। ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया और फिर ये तीसरी बार हो गया। अब 3 CH2 के बाद आपके पास है एक CH3, फिर से यहाँ पर एक CH3 अटैच करोगे। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इन कंडेंस्ड फॉर्मूलाज को कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 8.4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 8.5। प्रॉब्लम नंबर 8.5 में क्या पूछा है, राइट द कंडेंस्ड फॉर्मूलाज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ऑल्सो शो देयर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आपके पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले तो आपको कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फिर उनकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूल है इसको कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे फर्स्ट आपके पास यहाँ पर HO तो अलग है, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 CH2, CH2 का थ्राइस, फिर नेक्स्ट है आपके पास एक CH जिसके साथ CH3 अटैच्ड है, CH के साथ CH3 ब्रैकेट में, ये ब्रांचिंग है क्योंकि यहाँ CH3 के साथ आपके पास एक ही बॉन्ड बन सकता है। अगर आपने CH और CH के बीच में CH3 लगाया तो वो तो बनेगा नहीं, वो सिर्फ ब्रांच में एक तरफ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस वजह से हमने इस ब्रांच को ब्रैकेट में शो करा है। फिर नेक्स्ट फिर से CH है जिसकी ब्रांच में फिर CH3 है और उसके बाद एक नेक्स्ट CH3 है। अब ये आप CH3 2 टाइम्स यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये जो आपके पास CH है, ये CH यहाँ पर
एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ CH3 से ही अटैच्ड है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ तो मेरे पास पूरा मॉलिक्यूल है, इस CH के पास 2 CH3 की ब्रांचेस हैं, तो उनको मैंने इस तरीके से एक साथ मॉलिक्यूल के अंदर ही लिख दिया, मतलब एक तरीके से एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसकी कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास दोनों तरफ क्या है, CN और दोनों ही क्या दिख रहे हैं मुझे, एक CH की ब्रांच दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ कैसे लिख सकती हूँ इसको कि जो ये CH है इसकी दोनों तरफ CN है, तो एक तरफ ही मैंने इसको 2 टाइम्स लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ पर C के साथ एक हाइड्रोजन और 2 CN के बॉन्ड्स बन रहे हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास एक OH, क्योंकि अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो 3 ही बॉन्ड्स बने, एक OH और बच के आपके पास एक बॉन्ड, और उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारे पास इसकी कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस तरीके से। अब आपको इनका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी बनाना है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिगजैग फॉर्म में शो करते हैं। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्टेप बाय स्टेप करो। देखो आपके पास क्या है, OH बॉन्ड बना रहा है CH2 के साथ, फिर वो CH2 बॉन्ड बना रहा है एक और CH2 के साथ, फिर वो एक और CH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो CH2 बॉन्ड बना रहा है CH के साथ, जो ब्रांचिंग शो कर रहा है आपका CH3 के साथ, फिर उसने बॉन्ड बनाया CH के साथ, जो ब्रांचिंग शो कर रहा है CH3 के साथ, और यहाँ पर 2 बार ब्रांचिंग है ना, तो इस तरीके से हमने इसके अंदर ड्रॉ कर दिया। तो अगर आपको इसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में शो करना होगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे, ये OH, क्योंकि अगर आपके पास कार्बन के अलावा कोई एटम है तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे। फिर नेक्स्ट आपके पास ये CH2, फिर CH2, फिर CH2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। और इधर आपके पास दोनों तरफ एक एक ब्रांचिंग, ये आ जाएगी आपकी इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर आपके पास दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, CN और ऊपर लगा हुआ है OH, यानी आपके पास 3 जगह कार्बन के अलावा डिफरेंट एटम है। तो बीच में जो एटम है वो तो आपके पास कार्बन है, उसको तो आपने ऐसे बना दिया, क्योंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, जिसमें से एक स्पेस है हाइड्रोजन के लिए और 3 हमारे पास बाकी कंपाउंड्स के लिए। और इस तरफ हमारे पास CN है, यहाँ पर भी CN है और यहाँ पर भी OH है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ C के साथ N क्यों लिखा, आप यहाँ पर C का बॉन्ड बना के डॉट से रिप्रेजेंट करके N लिख देते। अगर आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो शो करना पड़ेगा, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर CN बना दिया बिना उसको बॉन्ड में शो करे। ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप इस तरीके से करो कि यहाँ पर आपने पहले इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर OH, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बट ये भी आप थोड़ा कन्वीनियंट सा लगेगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी शो करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। This was your problem number 8.5. Now let's move on to problem number 8.6. Problem number 8.6 में क्या पूछा है, expand each bond line representation to show all the atoms including carbon and hydrogen. यहाँ पर आपको कुछ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस गिवन है और इनकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन शो करनी है, और उस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन या कोई और एलिमेंट भी होगा ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स शो करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हर एक कॉर्नर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से एक साइकिल बनानी होगी। 6 कार्बन एटम्स की मैंने एक साइकिल बना दी। अब ये जो साइकिल है ये यहाँ से इस तरीके से मुझे अटैचमेंट शो कर रही है। मैंने पहले सबसे पहले एक जनरल स्ट्रक्चर बना दिया, फ्रेमवर्क बना दिया कार्बन का। अब मुझे बस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। जैसे ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है, एक बना चुका है, तो 3 हाइड्रोजन के ये बॉन्ड्स बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कार्बन के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, और ये कार्बन 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी फॉर्म कर चुका, इसके पास सिर्फ स्पेस है एक बॉन्ड और बनाने की, तो इसने एक और बॉन्ड बना लिया। फिर ये कार्बन भी 3 बॉन्ड्स बना चुका, इसके पास स्पेस है एक और बॉन्ड बनाने की, उसने वो हाइड्रोजन के साथ बना दिया। सिमिलरली जो ये सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी 2-2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, इनके पास और स्पेस है 2 बॉन्ड्स की, तो सारे के सारे एटम्स हमारे 2-2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपना अपना बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर डॉट जहां जहां आपके पास ये कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल कार्बन एटम की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ पर जब हम कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में करेंगे। टोटल कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 8 कार्बन को इस तरीके से ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। बस अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। तो यहाँ हमारे पास किस तरीके से वैलेंसी आएगी, 1 2 3 हाइड्रोजन 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 1 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2। बस आपको वैलेंसी कंप्लीट करते जाने। कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने, जहाँ जहाँ आपको जितने बॉन्ड्स कम दिख रहे हैं वो बस उसके हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट दिखा दो उसकी, और ये हो जाएगा हमारा इस स्ट्रक्चर का कंप्लीट डैश रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। 1 फर्स्ट कार्बन एटम दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, जिसमें से 1 2 3 4 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर है हमारे पास OH, जो इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, और बाकी सारी जगह हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। बस उसकी वैलेंसी कंप्लीट करते जाओ और हाइड्रोजन की अटैचमेंट करते जाओ। ये हो जाएगा हमारे पास इस वाले मॉलिक्यूल की कंप्लीट डैश रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जहाँ जहाँ पे डॉट दिख रही है आपको, जो जो कॉर्नर ऑब्जर्व हो रहा है वो सी एटम है। तो यहाँ C के साथ C बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से C के साथ C और यहाँ से C के साथ C, इसी तरीके से ये भी C बॉन्ड्स बना रहे हैं। बस अब वैलेंसी पूरी करो। 3 है, यहाँ पर एक और की रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी एक और की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तो 3 लग सकते हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरीके से आप इस कंपाउंड को ये कंप्लीट डैश रिप्रेजेंटेशन में शो कर सकते हो। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 8.6, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको सारी की सारी बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई होंगी, किस तरीके से हमने किस स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।